बेकाबू इश्क एपिसोड 12। होटल से आया खाना मेज पर सजा था। सब चुपचाप प्लेट में खाना ले रहे थे। हालांकि खाने का माहौल शांत था। विकास अब पहले से थोड़ा रिलैक्स दिख रहा था। उसकी आंखों में आंसू तो नहीं थे, पर उनमें खालीपन साफ झलक रहा था। अचानक उसने अपनी मासूम आवाज में तानिया से कहा, दी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। क्या उन्हें एक मौका दे सकती? शायद वो इस बार सच में बदल जाएं। वो अब कभी गलती ना करें, प्लीज दी। विकास की ये मासूमियत सुनकर तानिया का दिल कसक उठा। उसकी आंखें भीग गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर बोझ रख दिया हो। वह जानती थी कि अरविंद और सविता ने कितने बड़े गुनाह किए थे, लेकिन यह भी सच है कि वो विकास के मम्मी पापा थे और एक 13 साल का बच्चा उसके लिए माँ बाप का ना होना किसी सजा से कम नहीं था। विराट ने भी विकास की बातें सुनी। उसका दिल भारी हो गया। उसने तानिया की ओर देखा। दोनों की नजरों में सवाल था। क्या विकास के लिए अरविंद और सविता को माफ किया जाए? क्या उन्हें एक आखिरी मौका मौका मिलना चाहिए? कमरे में खामोशी गहरी हो गई। तानिया और विराट दोनों चुप थे, मगर उनकी आंखें बोल रही थी। विकास की मासूमियत दोनों को हिला चुकी थी। कुछ देर बाद विराट ने गहरी सांस लेकर माहौल बदलने की कोशिश की। विकास, रात काफी हो चुकी है, डिनर खत्म हो गया है, तुम अब अपने रूम में जाकर आराम करो। उसने मोहित की ओर इशारा किया। मोहित ने तुरंत विकास के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, चलो छोटे, अब सोने का टाइम है। विकास चुपचाप उठा, मगर जाते जाते तानिया को देखकर फिर से बोला, दी, बस एक बार सोच लेना, मम्मी पापा के लिए। तानिया का दिल फिर से पिघल गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मोहित ने उसे उसके कमरे तक पहुंचाया, बेड पर लिटाया और खुद वहीं कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसकी नजरें विकास पर थी। वह जानता था कि जब तक यह बच्चा गहरी नींद में नहीं सो जाता, उसे अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। बाहर हाल में विराट और तानिया खामोशी में डूबे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरों पर एक ही सवाल था, विकास जो कह रहा है क्या वह सही कह रहा है? क्या विकास के लिए एक मौका सविता जी और अरविंद को दिया जा सकता है? मोहित जो रूम से आ चुका था बोला, सर बहुत रात हो गई है, हमें निकलना चाहिए। विराट खड़ा हो गया। तानिया ने उसकी तरफ देखा और रूंधे गले से बोली, सर मेरी आपसे कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने मेरी वो मदद की है जो अपने भी नहीं करते। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। आपने न सिर्फ मेरी मुश्किल में बहुत बड़ी मदद की, बल्कि आज विकास को समझाने में भी मेरी बहुत मदद की। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे संभालूं, उसकी सारी सच्चाई किस तरह बताऊं, लेकिन आपने कितने सरल तरीके से उसे समझा दिया और वह समझ भी गया। अगर आज आप न होते तो मेरे और विकास के बीच ये जो नॉर्मल रिश्ता बना है, ये कभी न बनता और विकास मेरे से और ज्यादा नफरत करने लग जाता। आज आपने एक भाई बहन के रिश्ते को बचाया है। विराट ने तानिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तानिया जी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। इंसानियत के नाते हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ सका। अब आप हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए, सब ठीक हो जाएगा। विराट जाने के लिए मुड़ा, फिर एक बार पलटकर तानिया को देखा और कहा, तानिया जी, अगर आपको कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर सकती हैं। मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा। और रही रघुवीर की बात, वह आपको ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं करेगा। आप बिना किसी परेशानी और डर के विकास के साथ रहिए। वह एक पल के लिए रुका और फिर बोला, और अगर आपको नौकरी करनी हो तो आप मेरे ऑफिस में जॉब कर सकती हैं, जिससे आप अपना और विकास का अच्छे से ख्याल रख सकें। विराट ने थोड़ी देर सोचा और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, और विकास ने जो आज सवाल किया था, उसके माँ बाप को मौका दिया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप दोनों को छोड़ दें, लेकिन विकास की उम्र अभी बहुत अधिक नहीं है, 13 साल का बच्चा है, उसे भी माँ बाप का सहारा तो चाहिए। तो मेरे ख्याल से अरविंद जी को रहने दीजिए और सविता जी को जेल से छुड़ा दीजिए। कम से कम माँ बाप में से कोई तो एक उसके पास रहेगा। और अब सविता जी को भी उनके लिए कि एक एहसास तो हो ही गया होगा। मुझे नहीं लगता कि वे दोबारा कभी ऐसी गलती करेंगी। विराट ने तानिया की आंखों में देखते हुए कहा, बाकी आपका जो भी फैसला होगा, मेरे लिए वह अंतिम फैसला होगा, आप सोच लीजिए।
इतना कहकर विराट ने जाते जाते तानिया के मन में एक सवाल छोड़ दिया और मोहित और डिसूजा के साथ घर से निकल गया। विराट तानिया के घर से निकल चुका था। रात का समय था, चारों तरफ हल्की खामोशी थी, लेकिन उसकी गाड़ी के टायरों की रफ्तार सड़क पर एक अलग ही सन्नाटा तोड़ रही थी। गाड़ी में उसके साथ मोहित और डिसूजा भी बैठे थे। मोहित चुपचाप ड्राइव कर रहा था, जबकि डिसूजा की निगाहें बार बार रियर मिरर पर पड़ रही थी, मानो वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन झिझक रहा हो। विराट खिड़की के बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी, जैसे किसी बड़े फैसले का बोझ उसके कंधों पर हो। तभी डिसूजा ने धीरे से कहा, सर मैं एक बात पूछूं? अगर जवाब न देना हो तो मत दीजिएगा, पर प्लीज नाराज मत होइएगा। विराट ने हल्का सा सिर घुमाया और आंखों से इशारा किया, बोलो। डिसूजा ने गहरी सांस ली और बोला, सर आपने एक अनजान लड़की के लिए इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। आपने ब्लैक कमांडो टीम तक को बुला लिया, जबकि आज तक मैंने आपको इस टीम का इस्तेमाल करते नहीं देखा। आपने पुष्कर और उसके साले रघुवीर का भी नामो निशान तक मिटा दिया, वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए। आखिर क्यों सर? गाड़ी के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। मोहित भी अब ध्यान से सुनने लगा, क्योंकि यह सवाल उसके दिल में भी कई बार आया था। विराट कुछ पल चुप रहा, फिर आगे बोलता है, जब मैं देखता हूँ कि कोई मासूम लड़की अपने ही लोगों के हाथों बिक जाती है तो मेरा खून खौल जाता है। मैं उसके लिए नहीं लड़ा, मैं हर उस लड़की के लिए, उस इंसानियत के लिए लड़ा जो आज भी जिंदा रहनी चाहिए। विराट की आवाज में इतनी मजबूती थी कि मोहित और डिसूजा दोनों निःशब्द हो गए। विराट ने आगे कहा, और जहां तक ब्लैक कमांडो की बात है, मैंने उन्हें आज इसलिए बुलाया क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ एक लड़की को बचाने की नहीं थी, बल्कि उन घटिया लोगों को यह दिखाने की थी कि अगर किसी ने एक मासूम को छूने की कोशिश की, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तो वह मिट्टी में मिल जाएगा। इतना कहकर विराट फिर खामोश हो गया। कार के अंदर रात का समय, सड़क पर हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट जल रही थी। गाड़ी की खिड़की आती ठंडी हवा के बीच विराट खामोश बैठा था। उसकी आंखें दूर कहीं खोई हुई थी। डिसूजा की बातें उसके कानों में गूंजती हैं। सर आखिर क्यों? सिर्फ एक अनजान लड़की के लिए आपने इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। विराट बिना कुछ बोले धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता है और तभी उसके सामने 10 साल पुरानी तस्वीर उभरने लगती है। फ्लैशबैक। 10 साल पहले मुंबई का एक भीड़ भाड़ वाला इलाका। 15-16 साल का विराट एक शॉप से आइसक्रीम लेकर बाहर निकलता है। गर्मी का मौसम था, उसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी। वह जैसे ही रोड क्रॉस करने के लिए कदम बढ़ाता है, अचानक सामने से एक कार तेज रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ती हुई आती है। सब कुछ पलक झपकते ही होने वाला था, लेकिन तभी एक नन्हा सा हाथ उसके हाथ को पकड़कर पूरी ताकत से खींच लेता है। वह गिरते गिरते बचता है। कार उसकी आंखों के सामने जूम करके निकल जाती है। विराट हक्का बक्का रह जाता है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है। वह मुड़कर देखता है, एक छोटी सी लड़की, उसकी भी उम्र विराट के बराबर की ही लग रही थी, उसके सामने खड़ी थी। सांसें तेज चल रही थी। विराट ने पहली बार उसे देखा था। उसकी कलाई पर एक गहरा जलने का निशान था। लड़की मुस्कुराई और बोली, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, ध्यान से रहा करो यार। विराट कुछ बोला ही नहीं पाया, लेकिन जब उसने अपनी हिम्मत जुटाकर लड़की को आवाज लगाई, तब तक वह भीड़ में कहीं गुम हो चुकी थी। फ्लैशबैक। होटल का दिन। 10 साल बाद जब विराट ने होटल में तानिया को पहली बार देखा, तो वह वही जलने का निशान देखकर विराट के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह समझ गया था कि यह वही लड़की है, वही जिसने मुझे मौत से खींच लिया था। 10 सालों से विराट उस लड़की को ढूंढ रहा था, और आज वह लड़की मिली भी तो इतनी बुरी हालत में कि जिसे देखकर विराट अपने गुस्से में काबू नहीं कर पाया और पुष्कर और उसके साले रघुवीर को मौत के घाट उतार दिया। कार के अंदर विराट की आंखें खुलती हैं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और गुस्से की चिंगारी एक साथ झलकती है। वह मन ही मन बुदबुदाता है, तानिया, तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी, और आज तुम्हारी जिंदगी पर अगर कोई आँच आएगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। डिसूजा और मोहित उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन चुप रहते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि विराट की इस जंग के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं हो सकती, कुछ
और वजह भी है, लेकिन ना तो मोहित और ना ही डिसूजा की हिम्मत होती कि वे विराट से कुछ आगे सवाल पूछें। कंटिन्यू। क्या मोहित और डिसूजा को कभी पता चलेगा कि 10 साल से जिस लड़की की तलाश विराट कर रहा है वह वही लड़की तानिया है? जानने के लिए सुनते रहिए बेकाबू इश्क का अगला एपिसोड।